हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत बल यानी कूलाम्स लॉ की, कूलाम के नियमों के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कूलाम्स लॉ किसे कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल दो बिंदु आवेश होता है। क्या होता है? दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। दोनों के बीच यदि चिन्ह विपरीत होगा, असमान होगा तो आकर्षण बल कार्य करेगा। यदि चिन्ह समान होगा तो क्या कार्य करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो कूलाम ने इन्हीं के नियमों पर बात किया है और जो ये दो बिंदु हैं स्थिर बिंदु हैं, इसलिए इस पर एक बल कार्य करता है। जो भी बल कार्य करता है स्थिर बिंदुओं के बीच, इसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। और इनके नियम जो हैं बताए गए हैं, किस तरह से यह बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने स्थिर वैद्युत बल के बारे में इसमें चर्चा की। अब देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया। कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी, जो इनकी बीच की दूरी है वो स्मॉल r है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसने बताया? कूलाम्स ने बताया। तो इसी के अनुसार कूलाम्स ने यह नियम दिया, तो इसी को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। ये दोनों स्थिर बिंदुओं के बीच का नियम किसने दिया? कूलाम ने दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल स्थिर दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दो बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ देखेंगे ये इसका अक्ष होता है, इसके अनुदिश कार्य करता है या यह इन आवेशों के अनुदिश कार्य करता है। इन आवेशों के अक्ष के अनुदिश कार्य करता है। यहाँ लिख सकते हैं इन आवेशों के अक्ष के अनुदिश कार्य करता है। इन पर बल, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, यहाँ पर जो दोनों बिंदुओं के बीच F कार्य करेगा, वह दोनों बिंदुओं के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला समीकरण हो गया। और यही जो बल है इनके बीच की दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सेकंड समीकरण मान लेंगे। जैसे कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि उसमें क्या होता था? M1 और M2 दो द्रव्यमान हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r होती थी। तो क्या करते थे? जो इस पर बल कार्य करता था F, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या था? अनुक्रमानुपाती था। और इनके बीच की दूरी के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो इसको पहला समीकरण मानते थे, इसको दूसरा समीकरण मानते थे।
तो क्या कर देते थे, दोनों समीकरण को मिला देते थे। दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को जब मिला देते थे तो यह F इज प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r² मिलता था। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए क्या करते थे, यहाँ पर लेते थे g m1 m2 अपान r²। ये g क्या होता था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, जहाँ g क्या था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक था। एकदम इसी तरह इसमें भी कूलॉम्स के नियम में भी दो स्थिर यहाँ द्रव्यमानों के स्थान पर क्या हो गए हैं, दो बिंदु आवेश हो गए हैं। आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। जब समान आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, जब विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण बल कार्य करेगा। तो एकदम वैसे ही समीकरण बनेगा। अब क्या किए हैं, दोनों समीकरण को मिलाए हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों समीकरण को मिलाने पर, दोनों समीकरण को मिला देंगे। F इज प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान में r² बनेगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लेते हैं, K ले लेते हैं, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r²। यहाँ पर लिखेंगे जहाँ K स्थिरांक है, K समानुपाती क्या है, स्थिरांक, जहाँ K समानुपाती स्थिरांक है। अब यहाँ पर देखेंगे F बल है, K स्थिरांक है, Q1 Q2 क्या है, आवेश है, R क्या है, उसके बीच की दूरी है। अब यहाँ से हम K का मान निकालेंगे तो K इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K अपनी जगह पर रहेगा। F के अपॉन में 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये इधर भेजेंगे तो F क्या हो जाएगा, FR² अपान में Q1 Q2 इस तरह से मिलेगा। ये K का मान निकलेगा। अब इसके K के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक दो बातों पर निर्भर करेगा। पहला निर्भरता के दो बातों पर निर्भर करता है, पहला मात्रक पद्धति पर, दूसरा उसके माध्यम पर। तो देखेंगे इसका मात्रक पद्धति पर किस प्रकार निर्भर करता है। एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक की, तो के का मान जो होता है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या कहते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ से अगर हम अब यहाँ पर के का मात्रक निकालना चाहें तो यहाँ से क्या होगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा, आर जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, FR² अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन इंटू आर दूरी है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन Q1 Q2 क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर हो जाता है। तो के का एसआई मात्रक जो आएगा वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की क्या है, विपरीत है, उसके उल्टा है। तो यही मात्रक हम अगर पलट देते हैं तो वह किसका मात्रक हो जाएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता का। यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक का एसआई मात्रक ये है के का मात्रक, न्यूटन
मीटर स्क्वायर और कूलाम इन्वर्स में। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन का इन्वर्स हो जाएगा मीटर का इन्वर्स -2 और कूलाम ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूटन इन्वर्स मीटर -2 पावर और कूलाम का स्क्वायर। ये निर्वात की वैद्युतशीलता का मान निकल के आएगा। अब यहीं से हम अगर निकालना चाहें के की वैल्यू CGS पद्धति में देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात 9 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर चाहे बाकी सबका मान रखने के बाद कैलकुलेट करें, ये 4 है इंटू पाई का मान 3.14 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10 की घात -12 पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कितना मान निकल के आएगा 9 × 10 की घात 9। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 × 10 की घात 9। तो यहाँ हम करेंगे 9 × 10 की घात 9 गुणे न्यूटन को क्या किस में चेंज कर देंगे, डायन में चेंज करेंगे। डायन में चेंज करेंगे तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 की घात 5 डायन के बराबर होता है गुणे अब क्या है मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 2 बार है मीटर स्क्वायर है तो यहाँ 100 गुणे 100 हो जाएगा अपॉन कूलाम स्क्वायर है। तो 1 कूलाम बराबर कितना स्टेट कूलाम होता है, 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पावर 9 स्टेट कूलाम होता है। 3 × 10 पावर 9 इंटू 3 × 10 पावर 9। अब यहाँ पर देखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे 10 की घात 5 है और ये 4 है, गुणा में समान आधार में गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो यहाँ 10 10 करके घात हम लिख सकते थे 2 2। तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 5 4 9, 10 की घात 9 मिलेगा। ये भी क्या है 10 की घात 9, तो 10 की घात 9 से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो CGS पद्धति में के का मान क्या निकल के आएगा, के इक्वल टू 1 कितना निकल के आएगा। तो हम कहेंगे कि CGS पद्धति में के का मान कितना होता है, 1 होता है। CGS पद्धति में के का मान 1 होता